हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर के आया हूं और ये प्रैक्टिस सेट है भूगोल का जो कि हम इसमें करने वाले हैं। इससे पहले कल मैंने आपको हिस्ट्री के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट दिया था, तो और ये दोनों के जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको मिक्स क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिसमें आपको सभी चीज़ें जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके अलावा साइंस, करंट अफेयर मिक्स करके क्वेश्चंस रहेंगे। और इनके अलावा आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम को पूरी तरह से पक्का कर देंगे। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियोज़ आपको मिलने लगेंगे धीरे धीरे। तो अगर आप इन सबको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चय ही अगर आप हमारा चैनल एग्जाम तक फॉलो करते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ रहा है कि भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर ए, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भूगोल के लिए जो जिसे हम अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, इसका सबसे प्रयोग किसने किया था? तो ये भी किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। आगे देखते हैं कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप इसे याद कर लें, लिख लें, जो भी कर सकते हैं आप इसे जरूर ध्यान रखें। तो मानव भूगोल परिस्थिति के रूप में भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान था एच एच बैरोज। अगला प्रश्न देखेंगे कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशल को। किसे माना जाता है? पेशल। भू आकृति विज्ञान का जनक माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है पेशल को। आगे देखेंगे कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा कहा था वॉरेनियस ने। किसने कहा था? वॉरेनियस ने। आगे देखेंगे सौर मंडल के बारे में विश्व के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौर मंडल के बारे में विश्व के समकक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जिस विद्वान को है वो है कॉपरनिकस। आपने नाम इनका जरूर सुना होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कांट ने कहा था। कांट KANT कांट ने कहा था। आगे देखेंगे कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे और एक अभी ग्रहों की श्रेणी से निकल गया है, तो अब हो गए हैं 8। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करे ग्रह, जो ग्रहों की परिक्रमा करे उपग्रह कहलाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ग्रहों की गति का नियम किन्होंने दिया था? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। आगे देखेंगे कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि के समय आपको पता होगा कि नॉर्वे को अर्धरात्रि में सूर्योदय का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि में सूर्योदय का देश, तो ये कब दिखता है? तो 21 जून के दिन दिखता है। कब दिखता है? 21 जून के दिन। ना डेट ये जरूर आप याद रखें। नॉर्वे में 21 जून को आधी रात में सूरज चमकता है। अगला है सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये करी थी कॉपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। अगला है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये हम मानते हैं सूर्य को।
सूर्य के चारों ओर ही सभी सारे 8 ग्रह घूमते रहते हैं, तो इसलिए सूर्य को क्या हम मानते हैं सौर मंडल का जन्मदाता। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये हम कहते हैं अपसौर। सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर और सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था उपसौर कहा जाता है, उपसौर। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? याद रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं, 89 तारामंडल हैं, याद रखेंगे आप। कितने तारामंडल हैं? 89, 89। अगला प्रश्न है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो कुल पार्थिव ग्रह हैं 4 पार्थिव है, जो शुरुआत से सूर्य से नज़दीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये 4 जो ग्रह हैं ये पार्थिव हैं। और इसके अलावा जो हैं वो सभी गैसियस प्लैनेट हैं, वो सभी क्या हैं? गैसीय ग्रह हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखें कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिनव तारा। विस्फोटी तारा को हम अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक तारा है? कौन सा एक तारा है? बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा एक तारा है? तो एक तारा है सूर्य। सूर्य एक तारा है। पृथ्वी और शुक्र क्या है? ग्रह हैं। और चंद्रमा जो है ये उपग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। कितना लेता है? 8.3 मिनट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। सबसे दूर क्या है? वरुण है। जब पहले 9 ग्रह होते थे तो सबसे दूर प्लूटो हुआ करता था, लेकिन अब प्लूटो नहीं है ग्रह, तो अब हो गया है वरुण। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है बुध। बुध है सबसे ज़्यादा निकट। सेकंड नंबर पे आता है शुक्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो ये ग्रह है बुध ग्रह। चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं बुध ग्रह में। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? बुध जो है वो सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाता है 88 दिन में। तो आप कह सकते हैं कि बुध पे 88 दिन का 1 साल होता है। आगे देखेंगे हम कि सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो जो सबसे जल्दी से चक्कर लगाता है बुध। सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला बुध है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन हम कहते हैं शुक्र को। पृथ्वी की बहन हम किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं इसे। आगे देखेंगे कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो ये ग्रह कौन से हैं? तो ये ग्रह हैं शुक्र और बुध, जो कि सूर्य से नज़दीकी 2 निकटतम ग्रह हैं। वो दोनों को क्या है कि उन दोनों को अपना उपग्रह नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम। अगला है कि किस ग्रह को शाम का तारा भी कहा जाता है? शाम का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। आगे देखेंगे हम कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो ये भी है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासियों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर मैंने अभी आपको बताया कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो ये कब आती है? ये आती है जनवरी के महीने में। कब आती है? जनवरी के महीने में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको पता है कि हमारा जो भूपर पट्टी है वो किससे मिलके बना है?
तो ये इसको भूपरपट्टी में सबसे अधिकतम पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो इसके लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया था स्वेस ने इसे भूपरपट्टी में सबसे ऊपरी परत जो है उसे सियाल नाम दिया था, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। निकेल और लोहा नीफे के लिए है, नीफे ये NiFe, तो Ne से निकेल और Fe से फेरस होता है जो कि लोहा का रासायनिक नाम होता है, तो नीफे। अगला प्रश्न है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिक आवश्यकता होती है, तो ये होती है सीमा परत में क्या है, बेसाल्ट चट्टानों की यहाँ पे आवश्यकता होती है। आगे है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए हम भूकंप विज्ञान से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि भूकंप विज्ञान के तहत हम पृथ्वी के आंतरिक चीज़ों के बारे में ही, जो प्लेट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आगे है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है। मेटल कितना प्रतिशत पाया जाता है, 68%। ये मेटल नहीं है, मेंटल है। ये भी जो है पृथ्वी का पार्ट ही है, मेंटल भी पृथ्वी का ही पार्ट है। जैसे कि सियाल है, नीफे है, सीमा है, उस तरह से मेंटल भी पृथ्वी का पार्ट है। तो ये कुल 68% होता है। इसे मेटल से कंफ्यूज ना कर जाएं आप लोग। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, 100 किलोमीटर की गहराई तक है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो दो चीज़ें पाई जाती हैं, आपको पता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सिलिकॉन हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो एल्यूमिनियम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, एल्यूमिनियम। आगे है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपों का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 29.2% तक किसका विस्तार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महाद्वीपों का विस्तार। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है। क्रोड जो है वो किस से बना होता है, जो कि नीचे होता है, तो ये बना हुआ होता है लोहे का। किसका बना होता है, क्रोड बना हुआ होता है लोहे का। आगे देखेंगे कि पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है। ऊपर से दूसरी परत यानी कि सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले आता है सियाल, उसके बाद दूसरी परत आती है सीमा। क्या आ जाती है, सीमा। ओके, उसके बाद आता है नीफे और उसके बाद आता है मेंटल। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। 4 परत में डिवाइड किया गया है पृथ्वी को। अगला प्रश्न है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांश की संख्या कितनी है, तो ये है 180 कुल अक्षांश हैं। आगे है कि देशांतर कुल कितने हैं। कुल देशांतर कितने हैं, तो ये है कुल 360। कुल देशांतर है 360, कुल अक्षांश है 180। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। सबसे ज़्यादा निकट कौन सा देश है, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है किसके, भूमध्य रेखा के। बाकी मनाली, जकार्ता ये सब नहीं हैं। आगे देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो जायरे देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जायरे देश से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें उन सभी देशों का नाम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अगर आप उन्हें याद रख लेंगे तो उसके अलावा बाकी जो देश हैं वो हो जाएगा जिसमें कर्क रेखा नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या फिर तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह 180 डिग्री से होकर गुजरती है। एकदम पृथ्वी के, जैसे ये पृथ्वी है तो ये उसके एकदम बीचों बीच से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच जो कि समय का निर्धारण करने के लिए उसका बनाया गया है, तो ये यूके में है। यूके यूनाइटेड किंगडम, लंदन, यूके यानी कि इंग्लैंड के लंदन में, और वो थेम्स नदी के किनारे ही है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर को
एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? अगर हम एक देशांतर से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का अंतर हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो ग्रीनविच टाइम है उससे भारत 5.5 घंटा आगे है। भारत क्या है? 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटे का अंतर यहाँ पे है। तो आप समझ सकते हैं, इस हिसाब से आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितना देशांतर यहाँ पे फर्क पड़ता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, जो कि कहाँ पर है? लंदन में है। तो ये किया गया था 1884 में, 1884 में। तो दोस्तों यहीं पे हमारे कुल 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, नीचे के थंब बटन को, इस तरह वाले बटन को दबाकर उसके बाद इसको शेयर भी कर दें अपने सभी साथियों में। और इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको रेड कलर से ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल वाली घंटी भी दबा दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।